चलिए पेज नंबर 35 पे नया क्वेश्चन है गुड हमारा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। केंद्र व राज्यों के वित्तीय संबंधों पर प्रकाश डालिए। ठीक है कि केंद्र और राज्य स्टेट के अंदर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी हैं, यानी कि क्या क्या सोर्सेज हैं उनके फाइनेंस के, वो आज हमने देखने कि सेंटर के पास पैसा कहाँ से आता है और स्टेट के पास पैसा कहाँ से आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, टैक्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा करेंगे बात इफेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इनके बारे में बात करेंगे। बेटा पेज नंबर 35 पढ़ रहे हैं हम। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण। जो भारतीय संविधान है उसके अंदर ये बताया गया है कि टैक्स की जो नियमावली उसके बारे में भी बताया गया है कि किस प्रकार राज्य और केंद्र टैक्स का क्या करेगा, बंटवारा करेगा। सबसे पहले आता है संघ राजस्व के स्रोत, राज्य राजस्व के स्रोत सबसे पहले आते हैं सेंटर के। सबसे पहले बात आती है हमारे जो भी सेंटर के जो टैक्स के हैं उनके क्या क्या सोर्सेज हैं। उसके बाद बात करेंगे हम स्टेट के क्या क्या सोर्सेज हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट संघ द्वारा आरोपित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, यानी कि क्या है, कलेक्ट तो सेंटर द्वारा किया जाएगा और सौंपा किसको जाएगा, स्टेट को सौंपा जाएगा। ऐसे ही संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इसमें देखोगे आप, जो भी हमारा सेंटर है उसके द्वारा आरोपित और कलेक्टेड करके उसे संघ तथा राज्यों के बीच विभाजित कर देना। प्रधान बुक हम पढ़ रहे हैं, हमारी यही तो चल रही है समकालीन भारत वाली, समकालीन भारतीय समाज वाली बुक हमारी चली हुई है और उसमें पेज नंबर 35 हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए भाई, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या सेंटर का जो भी राजस्व है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। तो जो भी हमारी संविधान की सूची है उसमें सेंटर की आय के साधनों का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या है, कृषि आय को छोड़कर, यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, उसको छोड़कर जो भी आपके क्या है, सीमा शुल्क है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कृषि भूमि के अतिरिक्त जो भी कोई संपत्ति है उसके टैक्स हैं, सरकार की संपत्ति है, या फिर क्या है हमारे फॉरेन के जितने भी लोन हैं, डाकघर बचत बैंक, संघ का लोकरण और भारत का रिजर्व बैंक, ये है हमारे सेंट्रल की जो भी पैसा आता है उसके स्रोत क्या क्या है। एक एग्रीकल्चर को छोड़कर जितने भी टैक्स लगते हैं, चाहे वो आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो, चाहे वह आपका नगर निगम नगर पालिका जो भी चीजें होती हैं उनका टैक्स हो, या फिर आपका क्या है सीमा शुल्क हो। सीमा शुल्क का मतलब होता है बेटा, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ जा रहे हैं तब हम। उसके बाद क्या है हमारा, जितने भी डाकघर की बचत बैंक है वे भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, और संघ का कोई भी लोकरण है, उनसे क्या है हमारे सेंटर को क्या होता है, इनकम होती है। ठीक है, सेंटर की इनकम का समझ में आ गया। जितने भी टैक्सेस है, कुछ भी याद ना आए तो जितने भी टैक्सेस हैं टैक्स वाले इसमें काउंट कर लो। आपकी संपत्ति के ऊपर भी कोई टैक्स है, आपकी सर गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है उससे जो इनकम हो रही है वो भी गवर्नमेंट की है। उसके बाद क्या है, फॉरेन से कोई भी डेप्ट है, कोई भी ऋण वगैरह है, डाकघर में या जो भी भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें जो भी पैसा आता है उस पर सब किसका अधिकार होता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। यस मैम। उसके बाद है हमारा स्टेट राजस्व के स्रोत, जो हमारा स्टेट की इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं। स्टेट की आय के साधनों का उल्लेख सूची 2 में किया गया है। ये है हमारा भू राजस्व, कृषि आय पर कर, ठीक है, उसके बाद है कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर शुल्क, भूमि एवं भवनों पर कर, प्रति व्यक्ति कर, विद्युत कर, वाहनों पर कर, पशुओं एवं नौकाओं पर कर और चुंगी कर। अब देखो भाई, राज्य सरकार की आय के क्या स्रोत है, राजस्व, यानी कि लैंड से कोई भी प्रॉफिट होता है गवर्नमेंट को वो, और कृषि आय पर कर, यहाँ पर क्या है, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं किसानों पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन कृषि की आय पर कर लगता है। यानी कि मान लो किसान ने तो गेहूं खरीदा, खरीद के कहाँ डाल दिया, मंडी में डाल दिया, तो जो गेहूं के ऊपर जो टैक्स वगैरह है वो मान लो जो बनिए ने या जिसने भी वो खरीदा है और बड़े लेवल पर वो बिजनेस कर रहा है उसका, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है,
एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स है, ठीक है। उसके बाद है कोई भी लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, कोई भी हमारा और अदर टैक्सेस आ गए, हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस आ गए, जितने भी हमारे बाकी जो भी अदर जितने भी टैक्सेस होते हैं वो सारे, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और ये जो चुंगी कर है ना, इसको एक बार आप गूगल करके देख लेना चुंगी कर क्या होता है, ठीक है, या किसी के दिमाग में आ रहा हो तो बता सकते हो। आई बात समझ में बेटा? चुंगी कर का मतलब ये है कि मान लो हम नगर पालिका से या नगर निगम से कोई भी सामान लेकर जा रहे हैं, ठीक है, तो जो सीमा शुल्क के तौर पर जो देना पड़ता है वह हमारा चुंगी टैक्स कहलाता है, ठीक है, चुंगी कर कहलाता है। उसके बाद बात आती है हमारा, 2 पॉइंट हो गए हैं कि हमारी सरकार का इनकम का क्या क्या स्रोत है। एक तो केंद्र सरकार की इनकम के क्या स्रोत थे, दूसरा हमारा राज्य सरकार की इनकम के क्या स्रोत थे। अब तीसरा पॉइंट है केंद्र द्वारा आरोपित और कलेक्टेड किया हुआ किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, यानी कि कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं ये टैक्स, और अधिकार किसका होता है इनके ऊपर, हमारी स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो ऐसे कौन से हैं, ये इस प्रकार के टैक्स हैं जिनको क्या है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है और इकट्ठा किया जाता है, किंतु स्टेट के उपयोग के लिए सौंप दिया जाता है। जैसे रेल के भाड़े, वस्तु के भाड़े पर कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उनसे प्रकाशित जितने भी एडवर्टीजमेंट है उनके ऊपर कर, अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के माल के क्रय विक्रय पर कर, यानी कि ये टैक्स क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। जैसे रेल के जितने भी भाड़े हैं या वस्तुओं के भाड़े के ऊपर जो भी टैक्स है वो वाला आपके क्या है, जितने भी न्यूज़पेपर के सेल्स परचेज हैं या कोई भी एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर कोई टैक्स लगता है, या फिर कोई भी हमारा इंटर स्टेट कोई भी ट्रेड होता है, ठीक है, ये और माल का क्रय विक्रय होता है, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स है उसको क्या है कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन वो किसको सौंप दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 4th पॉइंट है वो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, लेकिन किसको दे दिया जाता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। संघ सूची में जो भी मुद्रांक शुल्क है तथा औषधि या प्रसाधन सामग्री के उत्पादन पर जो भी शुल्क है भारत सरकार द्वारा आरोपित किए जाएंगे, किंतु केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में संघ के संग्रहित होंगे और राज्यों में इनका संग्रह राज्यों द्वारा किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई भी मुद्रा के ऊपर कोई भी शुल्क है, या कोई भी मेडिसिन वगैरह बनाने की मान लो फैक्ट्री है हमारे स्टेट के अंदर, या फिर कोई भी हमारे और जैसे मेकअप से रिलेटेड कोई भी सामान बनाने की फैक्ट्री है यहाँ के ऊपर, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो सारा का सारा कलेक्ट तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वो सारा का सारा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 5th पॉइंट, आगे है 5th पॉइंट है जिसमें क्या है, कलेक्ट तो क्या है सेंटर द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका विभाजन कर लिया जाता है, आधा आधा, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। धारा 272 के अनुसार औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री पर उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त शुल्क राज्य सरकार को दे सकती है। 270 के अनुसार कृषि आय के अतिरिक्त आयकर संघ द्वारा एकत्रित किया जाता है, किंतु समय समय पर निर्धारित रीति के अनुसार उसे संघ एवं राज्यों के बीच में विभाजित कर दिया जाता है। यहाँ पर यह बोला गया है कि जो हमारा आर्टिकल 272 है उसके अनुसार संसद क्या करता है, जितनी भी हमारी मेडिसिन से रिलेटेड है या जो भी हमारे प्रसाधन सामग्री उसके उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त राज्य सरकार को दे सकती है। यानी कि मान लीजिए अगर उसका एक्स्ट्रा टैक्स मिल रहा है उसको, तो वह उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या कर सकती है, साझा कर सकती है, ठीक है। आयकर संघ के द्वारा एकत्रित किया जाएगा, कृषि आय के अतिरिक्त, यानी कि यहाँ पर जो हमारी एग्रीकल्चर इनकम है उसके अतिरिक्त आयकर संघ द्वारा एकत्रित किया जाएगा, किंतु समय समय पर उसे स्टेट और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में क्या है, विभाजित कर लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताए गए हैं हमारी स्टेट के और सेंटर के जो भी आपके टैक्सेस हैं या इनकम के जो भी स्रोत है वे यहाँ पर बताए हैं। 5 पॉइंट बताए हैं। पहला पॉइंट बताया था स्टेट की इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं, उसके बाद नहीं, पहला बताया था सेंट्रल की इनकम के क्या क्या स्रोत है, उसके बाद दूसरा बताया राज्य सरकार के क्या क्या स्रोत है राजस्व को इकट्ठा करने, पैसा इकट्ठा करने के। तीसरी बात बताई थी इसने, टैक्स कलेक्ट तो किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन
उसको दे किसको दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो वाले पॉइंट बताए थे। फोर्थ था आपका ये क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और जमा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करवा दिया जाता है। और फिफ्थ पॉइंट में कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और लेकिन उसको हाफ हाफ बांट लिया जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। ठीक है, तो क्या ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए? Yes, ma'am. सबको आ गए? आगे तो अब अगला देखो भाई, इफेक्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन। दूसरा क्या है, प्लानिंग कमीशन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे सेंट्रल और हमारे स्टेट के फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस के ऊपर। देखो अब भारत में जो भी प्लानिंग कमीशन उसकी स्थापना की गई है, जो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग संस्था है, ये सारे देश के जितने भी हमारे सोशल है और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनके लिए गाइडलाइंस प्रिपेयर करती है हमारी प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये जितने भी क्या है, जितने भी स्टेट हैं उनके ऊपर सेंट्रल के क्या कंट्रोल रहेगा, क्या महत्वपूर्ण साधन है हमारे, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी। एक मिनट रुकना बेटे। तो हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। तो अब हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन की। ठीक है, तो भारत में क्या है, एक प्लानिंग कमीशन की भी स्थापना की गई है, जो क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग इंस्टीट्यूट होता है। ये क्या करता है, हमारे देश में चाहे जितने भी समाज से रिलेटेड या जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी डिसीजन लिए जाते हैं या जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई जाती है वो हमारे प्लानिंग कमीशन के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का प्रभाव जो हमारा स्टेट है उसकी फाइनेंस व्यवस्था पर अनौपचारिक होता है। यदि कोई राज्य प्लानिंग कमीशन के निर्णयों को स्वीकार न करे तो स्टेट गवर्नमेंट उसे संवैधानिक ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसे संवैधानिक रूप से बातें नहीं कर सकती। अब प्लानिंग की प्रोसेस ऐसी है जिसमें सेंटर द्वारा स्टेट की सहमति एवं परामर्श का पूरा आदर किया जाता है तथा जितने भी स्टेट हैं उनकी प्लानिंग की पूर्ति के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता दी जाती है। प्लानिंग स्वयं स्टेट के हित में होती है, इसलिए ये प्लानिंग आयोग के गाइडलाइंस को स्वीकार कर लेते हैं और उनका अनावश्यक विरोध नहीं करते हैं। दूसरी ओर प्लानिंग कमीशन भी राज्य पर अपना निर्देश लादने का प्रयास नहीं करता है। इसने यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, यानी कि इसने ये बात बोली गई कि प्लानिंग कमीशन की जो भी गाइडलाइंस है वो किसी स्टेट के ऊपर लाद नहीं सकता है। अगर स्टेट चाहे तो उसके जो प्लानिंग कमीशन है उसने जो गाइडलाइंस दी थी उसको नकार भी सकता है और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकती, लेकिन ऐसा नहीं करता। स्टेट क्या है, प्लानिंग कमीशन जो भी गाइडलाइंस देता है उनको फॉलो करता है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि क्या है, प्लानिंग स्वयं क्या है, जो स्टेट है उसके हित के लिए होती है। ठीक है, इसलिए वे प्लानिंग कमीशन के जितने भी गाइडलाइंस हैं उनको स्वीकार करते हैं और उसका अनावश्यक विरोध नहीं करते। ठीक है, तो ये था आपका प्लानिंग कमीशन का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करता है हमारे लिए आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर। उसके बाद आता है थर्ड, द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग की व्यवस्था। ठीक है, भारतीय संविधान की द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन, भारतीय संविधान की धारा 280 में फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था की गई है और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संविधान लागू होने के बाद 2 वर्ष के काल में और उसके बाद 5 वर्ष बाद उसमें पहले भी आवश्यकता अनुसार वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा एक सभापति तथा 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। सदस्यों की योग्यता व नियुक्ति का तरीका संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। आयोग के कार्य की प्रक्रिया स्वयं आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी और संसदीय कानूनों द्वारा इसे शक्तियां सौंपी जाएगी। आयोग का यह कार्य सौंपा गया वह निम्नलिखित विषयों पर राष्ट्रपति को सुझाव दे, जिन टैक्स या महसूलों को केंद्रीय राज्य सरकार के बीच या केवल राज्य के बीच वितरित करना हो, राज्य को दिए गए सहायक सब्सिडीज के नियम का निर्धारण करना, वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य विषय, वित्त आयोग के संबंध में तमिलनाडु के केंद्र राज्य संबंधों पर जांच समिति की भी प्रशंसा
पूर्ण मत व्यक्त किया है। अब तक के वित्त आयोग के कार्यों का अनुभव ये रहा है कि इसके कार्य पर्याप्त निष्पक्षता और स्वतंत्रता पूर्वक किए जाते हैं। राज्यों ने अपनी आपत्तियों एवं समस्याएं इनके सामने रखी और इनका निराकरण करके आसानी से किया। यही कारण है कि राज्यों का इसे विश्वास प्राप्त हो सका। आयोग का संगठन एवं कार्य पर्याप्त संतोषजनक रहे हैं और संविधान द्वारा मंत्रिमंडल पर ऐसी कोई रोक नहीं है कि वह आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन न कर सके। वह चाहे तो उसे पूर्णतः स्वीकार कर सकता है। अब देखो भाई, जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन का क्या बताया गया है कि अगर हम देखें सेक्शन 280 के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर क्या है, फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था की गई है, जो अलग अलग वहाँ पर क्या है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, कि जब भी जरूरत पड़ती है तो ये फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। इसलिए क्या है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होती है, एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस होता है। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति की एक सभा होती है, 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाएंगे और सदस्यों की योग्यता और नियुक्ति का तरीका यानी कि सदस्य क्या है, एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि जब प्लानिंग कमेटी, ये है आपका फाइनेंस कमीशन, इसकी जब बैठक होती है तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसकी जितनी भी प्रोसेस है स्वयं क्या है, जो कमीशन है आपका, उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। राष्ट्रपति और जो इसके जितने भी लोग इसके अंदर वो लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं सभा के अंदर, तो वे क्या है, सुझाव दे सकते हैं। क्या सुझाव दे सकते हैं कि किस प्रकार हम टैक्स को कलेक्ट करें और स्टेट और सेंटर के बीच में किस प्रकार टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। दूसरी बात ये जानते हैं कि जितने भी सहायक सब्सिडीज जो देनी है उनके क्या नियम है, क्या निर्धारण किया जाए। ये सिर्फ जस्ट क्या करते हैं, वहाँ पर अपने सुझाव देते हैं। और क्या है, वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति और जो भी अन्य विषय उसे सौंपे गए जो भी काम है उनके बारे में यहाँ पर बताता है। ठीक है, तो जितने भी स्टेट हैं उनको अपनी आपत्ति या समस्या इसके सामने रखे। यानी कि जब ये मीटिंग होती है तो चाहे कोई स्टेट है या सेंटर है, जिसको आपत्ति है वो उसी टाइम अपने विचार वहाँ पर प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या रहेगा, उसको संतोष सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलेगा। और संविधान द्वारा मंत्रिमंडल पर ऐसी कोई रोक नहीं कि आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन न कर सके। यानी कि मंत्रिमंडल पर कोई रोक नहीं है, उसे ये नहीं है कि सिर्फ आयोग की यानी कि कमीशन की बातों को ही फॉलो करना है, उनके ऊपर ऐसा कोई भी दबाव नहीं है। ठीक है, वो चाहे तो जो आयोग की जो सिफारिशें हैं उनका उल्लंघन भी कर सकता है। अगर देखो भाई मीटिंग बुलाई है तो उनको सुझाव देने के लिए बुलाई है। अगर मान लीजिए जो प्लान है, फाइनेंस कमीशन है, वो सारी अपनी खुद की ही उसको चलानी है, तो मीटिंग बुलाने का फायदा क्या है। आपने क्या सजेशन लेने के लिए मीटिंग बुलाई है। तो जितने भी मंत्रिमंडल यहाँ पर बनते हैं, जितने भी मंत्री यहाँ पर शामिल होते हैं, तो वो अपनी अपनी राय यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। अगर प्लानिंग कमीशन उनकी यहाँ पर कोई भी राय को स्वीकार नहीं करता है तो वे क्या है, इसका आयोग की सिफारिशों का उल्लंघन, मंत्रिमंडल ऐसी कोई रोक नहीं है तो फिर क्या है, वह इसका उल्लंघन भी कर सकते हैं और पूर्णतः अस्वीकार भी कर सकते हैं। भाई जब आपको हमारी माननी नहीं तो हमें बुलाया था। तो ये था आपका क्या, केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो भी फाइनेंस होता है वो कहाँ कहाँ से आता है। तो टैक्सेस के जरिए अलग अलग टैक्स आपने यहाँ पे पढ़े। दूसरा प्लानिंग कमीशन होता है, वह प्लानिंग करता है कि कैसे तरीके से क्या क्या लगेगा। और उसके बाद हमारा फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन क्या बताता है, कहाँ कहाँ से हमारे पास फाइनेंस मिल सकता है, हमें लोन वगैरह भी, और जो आगे और कुछ चीज़ें दी गई है टैक्स के जरिए या और भी जो सुझाव दिए गए हैं वो यहाँ पर बताए गए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों पर प्रकाश डालिए। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अगला है फिर क्वेश्चन, केंद्र व राज्य के न्यायिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। आरती इसको पढ़ दो बेटा, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके मैम। केंद्र व राज्य के न्यायिक संबंधों पर प्रकाश डालिए। केंद्र व राज्यों के न्यायिक संबंध। भारत में न्याय व्यवस्था एकीकृत रूप से गठित की गई है। न्यायिक पद सोपान में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है। इसे संघ तथा राज्यों के आपसी विवादों को तय करने की मौलिक तथा एकाधिकारी शक्तियां दी गई हैं। ये संवैधानिक मामलों में देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसमें दीवानी तथा फौजदारी मामलों की अपील संविधान की धारा 133 तथा 134 के अनुसार की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय की वर्तमान शक्तियों के संबंध में ये प्रश्न उठता है कि क्या एक संघ व्यवस्था में उसे ये शक्तियां प्रदान की जा सकती हैं। विचारकों की राय है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए।
प्रश्न ये है कि क्या राज्यों की विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों की व्याख्या भी उसके द्वारा की जाए। तमिलनाडु समिति की राय के अनुसार दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार उस समय तक नहीं होना चाहिए जब तक कि कोई संवैधानिक प्रश्न उलझा हुआ ना हो। राज्यों द्वारा बनाए गए कानून केवल संबंधित राज्यों के क्षेत्र में ही लागू होते हैं, उससे बाहर उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को राज्य के कानूनों की व्याख्या का काम सौंपने की अपेक्षा इस भार से मुक्त ही रखा जाए और उच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम माना जाए। सर्वोच्च न्यायालय में केवल अपील हो जब संविधान की व्याख्या का प्रश्न है अथवा ऐसे किसी प्रावधान से उसका विरोध है जिसका सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार मिला हुआ है। केंद्रीय कानून की बात भिन्न है, वे सारे देश पे लागू होता है। प्राय सर्वोच्च न्यायालय में इसमें संबंधित मामलों के विरुद्ध अपील करने की व्यवस्था होनी चाहिए। संघ तथा राज्यों के बीच न्यायिक संबंध की कर दृष्टि रखे से उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उसके अन्य जजों तथा उच्च न्यायालय के जजों से राय लेता है। इसके अतिरिक्त भारत का सर्वोच्च न्यायालय केवल कानून की व्याख्या ही नहीं करता वरन नए कानून की रचना भी करता है। राज्यों में न्यायिक संगठन का सर्वोच्च रूप से उच्च न्यायालय है। इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की मांग पर ऐसा करता है। जब केंद्रीय संसद और राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को पद से हटाते हैं तो राज्यों से राय नहीं ली जाती। आलोचकों के मतानुसार ये स्थिति संघीय व्यवस्था के विपरीत है। संविधान की धारा 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजने की व्यवस्था है। इस संबंध में न्यायाधीशों से राय लेना आवश्यक नहीं है। गृह मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार ऐसा स्थानांतरण करते समय संबंधित मुख्यमंत्रियों से पूछा जाना चाहिए, किंतु इस प्रावधान को प्राय लागू नहीं किया गया। असल में ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है, अतः इसे समाप्त किया जाना चाहिए। न्यायिक दृष्टि से राज्य तथा संघ के बीच असमानता बनाए रखी गई है। वह यह है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति किसी भी कानून या तथ्य संबंधी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकता है, उस प्रकार राज्य सरकार उच्च न्यायालय से राय नहीं ले सकता। उच्च न्यायालय में विचार के लिए विषय केवल तभी जाता है जब कानून बन चुका हो। इस स्थिति से अनावश्यक न्यायिक कार्यवाहियां करनी होती हैं। यदि उच्च न्यायालय की सलाह पहले से ही सरकार को प्राप्त हो सके तो अनेक परेशानियां दूर की जा सकेंगी। दूसरे देश में न्यायाधीश स्वयं व्यवस्थापिका को सुझाव देते हैं कि कानून में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है। प्रधान में बीच में केंद्र और राज्य के न्यायिक संबंधों पर प्रकाश डालिए कि केंद्र में और स्टेट के अंदर जो न्याय व्यवस्था है वो किस टाइप की है। ठीक है, न्याय व्यवस्था की जरूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि जब आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि जब क्या हो जाता है, जब दो संघ या राज्य में आपस में क्या है कोई भी विवाद हो जाता है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसको सोल्व करने के लिए, चाहे वो स्टेट के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो या सेंटर के अंदर हो या आपस में दोनों का हो, तो उन चीजों को सोल्व आउट करने के लिए हमें जिस व्यवस्था की जरूरत पड़ती है उसको हम न्यायिक व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर इसने बोला गया है कि जो सेक्शन 133 है और 134 है उसके अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी पावर सबसे ऊपर होती है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारा सेंटर के अंदर होता है और हाई कोर्ट की पावर क्या होता है वो स्टेट के अंदर सबसे ऊपर होता है। ठीक है, सबसे ऊपर होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सेंटर के अंदर होता है, और उससे नीचे होता है हमारा हाई कोर्ट जो क्या होता है हमारा एवरी स्टेट के अंदर होता है हाई कोर्ट, और उसके नीचे जितनी भी अदालतें, दीवानी या जितने भी पंचायती राज न्यायालय वगैरह जो भी सारी चीजें आती हैं वो उसके फिर नीचे आती जाती हैं। ठीक है, अब क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वह जो कानून पास कर देता है उसको मानना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का मामला चल रहा है, पहले उसने निचली अदालत में किया, वहां से आंसर जो मिला उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वह हाई कोर्ट में डाल देता है। हाई कोर्ट में जब उसका आंसर नहीं मिल पाता है वह तो वह सुप्रीम कोर्ट में केस डाल देता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो आंसर होगा या सुप्रीम कोर्ट का जो भी न्याय का जो फैसला होगा उसको अंतिम फैसला माना जाता है। अब क्या है, स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून केवल राज्य के क्षेत्र तक ही संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी कि आपके स्टेट ने जो भी कानून से रिलेटेड जितने भी नियम बनाए हैं वह सिर्फ जहां तक हमारा स्टेट है वहीं तक लागू होंगे, वो दूसरे के अंदर लागू नहीं होंगे। इसलिए और जो सर्वोच्च न्यायालय है कानून की व्यवस्था है
उस व्याख्या का काम सौंपने से, लेकिन जो आपका सर्वोच्च न्यायालय में केवल अपील हो, जब संविधान की व्याख्या का प्रश्न है तो ऐसे प्रावधान उसका विरोध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार और केंद्रीय कानून की बात विनय में सारे देश में। तो तुम ये देखो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की जो बात की गई है, जब आप हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानते हो तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। स्टेट और सेंटर के बीच जो भी न्याय व्यवस्था है उसकी दृष्टि से उल्लेख किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति उनके अन्य जजों तथा हाई कोर्ट के जजों से राय लेता है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जब अपॉइंटमेंट करनी होती है तो जो राष्ट्रपति है वह अकेले अपॉइंटमेंट नहीं करता, वह क्या करता है, जितने भी अन्य जज हैं, ठीक है, या फिर जो हमारे हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं उनसे भी क्या करता है, राय लेता है, ठीक है। और वो कोई बाहर से नहीं बनता, यही जो हाई कोर्ट के जो जजेज हैं इनमें से कोई चुना जाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। राज्यों में जितना भी क्या है हमारा न्याय से, इस न्याय संगठन का सर्वोच्च रूप उच्च न्यायालय है, ठीक है। राज्यों के अंदर सबसे ऊपर कौन सा है, हमारा हाई कोर्ट है। अब क्या है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की मांग कर ऐसा करता है। जब सेंट्रल संसद और राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को पद से हटाते हैं तो राज्यों से राय नहीं ली जाती। हाँ जी, मान लीजिए जब केंद्रीय संसद और राष्ट्रपति किसी भी उसको जज को हटाते हैं तो स्टेट से कोई राय नहीं ली जाती, ठीक है। जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 222 है उसमें हाई कोर्ट के जजेज को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की भी पॉलिसी बना रखी है, ठीक है, भेजने की व्यवस्था है। अगर जरूरत पड़ी तो एक स्टेट से या एक उससे दूसरे स्टेट में भेजा जा सकता है। होम मिनिस्ट्री के एक विज्ञप्ति के अनुसार ऐसा स्थानांतरण करते समय मुख्यमंत्रियों से पूछा जाना चाहिए, किंतु इस प्रावधान का प्राय लागू नहीं किया गया है। यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है वो तो ये बोलती है कि जब हम ऐसे जजेस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमें मंत्रिमंडल से पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक कोई कानून नहीं है कि अगर हमें ट्रांसफर करनी है तो मंत्रियों से पूछनी पड़ेगी, ऐसा कानून नहीं है। अगर हम देखें न्याय की दृष्टि से तो जो हमारा स्टेट है और जो सेंटर है उसके बीच असमानता बना रखी है, और वह है कि जिस प्रकार राष्ट्रपति किसी भी कानून और तथ्य संबंधी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से राय ले सकता है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी उच्च न्यायालय से राय नहीं ले सकती। देखो राष्ट्रपति को तो क्या है, अगर किसी मामले में जरूरत पड़ गई तो वह सर्वोच्च न्यायालय से मदद मांग सकता है या सर्वोच्च न्यायालय से उससे राय ले सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कोई भी राय नहीं ले सकती। उच्च न्यायालय में विचार के लिए विषय केवल तभी जाता है जब वह कानून बन चुका हो, और इस स्थिति में अनावश्यक न्यायिक कार्यवाहियां करनी होती हैं, और हाई कोर्ट की सलाह पहले से ही सरकार को प्राप्त हो सके तो अनेक परेशानियां दूर की जा सकेंगी, ठीक है। दूसरे देशों में जितने भी जज हैं स्वयं व्यवस्थापिका को सुझाव देते हैं और कानून में सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। यानी कि अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वहां पर जज स्वयं सजेशन देते हैं कि हम कानून में किस प्रकार सुधार कर सकते हैं या किस प्रकार, और अपने यहाँ पर क्या होती है, एक सभा होती है, तब किसी चीज पर जाकर हाँ और ना की जाती है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति की सभा और अन्य मंत्रिमंडल और जो भी ये जजेस वगैरह हैं इनके द्वारा, ठीक है। तो भारत के अंदर आपको केंद्र और राज्य के न्यायिक संबंधों के बारे में कुछ समझ में आया? ठीक है, श्रेया अगला आप पढ़ दो। मैम मैंने बुक खोल रखी है बट मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा, मैं आपको सुन रही हूँ बस। टॉपिक नहीं मिल रहा बेटे? यस मैम, अभी जुडिशरी है, जुडिशरी के बाद नहीं, पेज नंबर, आप पेज नंबर 37 देखो। आपकी इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम? इंग्लिश मैम, इंग्लिश मीडियम। अच्छा, फिर तो ये मेरे पास तो जो बुक है वो हिंदी मीडियम है। कितने बच्चों के पास है यहाँ पे हिंदी मीडियम? नेहा के पास भी है और आरती के पास भी, सानिया के पास इंग्लिश है शायद, उससे पूछो सानिया कितना पेज नंबर है, श्रेया को बता दो। पता नहीं भाई सानिया क्लास में है भी या नहीं। चलो कोई बात नहीं, आरती आप ही कर दो बेटा, आप ही पढ़ दो। ओके मैम। और ना जैसे ही एक क्वेश्चन है, पॉइंट खत्म हो ना, जैसे शक्तिशाली के अंदर पॉइंट खत्म होने के बाद रुक जाना, साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी,
ओके मैम। क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग के मुख्य सुझावों का वर्णन कीजिए। सरकारिया आयोग ने मार्च 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS सरकारिया के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1987 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है शक्तिशाली केंद्र। कुछ क्षेत्रीय दलों ने सरकारी आयोग से ये अपील की थी कि केंद्र की शक्तियों को कम करके राज्य सरकार की शक्तियों को बढ़ाया जाए, लेकिन आयोग ने इस दल की मांग का पूर्ण रूप से खंडन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय एकता, प्रभुसत्ता तथा अखंडता को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का मजबूत होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी माना गया है। देखो बेटा, इसने बोला है एक कमीशन की था यहाँ पे, सहकारिया कमीशन जिसको बोला गया है यहाँ पर, उसने क्या क्या सुझाव दिए, ठीक है, उसने अपने क्या क्या यहाँ पर सजेशन दिए उसके बारे में बताना है हमें। तो ये जो आयोग था ये 1983 में बनाया गया, ठीक है। 1983 में जो भी हमारा स्टेट है और जो भी हमारा सेंटर है उससे संबंधित ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो भी क्या थे अवकाश प्राप्त या रिटायर्ड जो भी आपके जजेस थे, न्यायमूर्ति SR सकारिया की लीडरशिप में या उसके अंडर में एक कमीशन का गठन किया गया, जिसको देखो न्यायमूर्ति RC सकारिया, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया, आपका कमीशन का नाम भी सरकारिया कमीशन रख दिया गया। इस आयोग ने क्या है अपने जो सजेशन दिए 1987 में दिए। भाई स्थापना कब हुई इस आयोग की, इस कमीशन की, जो आपका सरकारिया कमीशन है उसकी स्थापना 1983 में की। और इसके मुख्य अध्यक्ष कौन थे, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति SR सरकारिया, ठीक है। उन्होंने उनके अंडर में उन्होंने सुझाव दिए और 1987 में उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इस कमीशन ने 1987 में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। फर्स्ट सुझाव दिया पावरफुल सेंटर, दूसरा सुझाव दिया जितने भी जजेस हैं उनकी नियुक्ति की जाए, न्यायाधीशों की नियुक्ति का। तीसरा क्या दिया इसने, जो भी हमारी रीजनल जितने भी परिषद हैं हमारे उनसे संबंधित क्या क्या सिफारिशें, प्लानिंग कमीशन के बारे में, हमारा नेशनल डेवलपमेंट परिषद के बारे में, हमारा जो भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगे उसके बारे में। तो इसने क्या दी, सिफारिशें दी। तो सबसे पहले बात आई इसने पावरफुल सेंटर की, ठीक है, शक्तिशाली केंद्र की। कुछ क्षेत्रीय दलों ने यानी कि कुछ क्या थे, कुछ जो लोकल्स जो ग्रुप थे उन्होंने सरकारिया आयोग के सामने ये बोला कि आप सेंटर की पावर को कम करके स्टेट की पावर को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो कमीशन था उसने इन दलों की जो मांग थी उसको क्या कर दिया, नकार दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्टेट की पावर को बढ़ा दें और सेंटर की पावर को कम कर दें। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्टेट क्या है, एक सेंटर के अंदर ही आता है, तो सेंटर की पावर क्या है, ज्यादा रहेंगी। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रीय एकता, प्रभुता और अखंडता को स्थापित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मजबूत होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी माना। तो इसने क्या माना, इस कमीशन ने ये बात बोली कि अगर हम अपने देश में राष्ट्रीय एकता चाहते हैं, अखंडता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो केंद्र सरकार का मजबूत होना आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी है हमारे लिए, ठीक है। दूसरी बात आई आपकी जजेस की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति। सरकारिया आयोग ने ये सिफारिश की कि संविधान में संशोधन करके न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में समय सीमा निश्चित की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न अधिकारियों से सलाह लेने की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कई वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श लिया जाता है। इस संबंध में समय की सीमा निश्चित नहीं है, जिसमें परामर्श लेने की ये प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक हो। सरकारिया आयोग ने इस विषय में समय सीमा निश्चित करने की सिफारिश की है। दूसरा पॉइंट बताया बेटा इसने जजेस की अपॉइंटमेंट, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। इन्होंने ये माना कि हमें क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधित करके कि हमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले की एक समय सीमा निश्चित करनी चाहिए कि भाई इतने अंतराल के बाद जजेस की अपॉइंटमेंट होनी ही होनी है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, पूरी की पूरी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कई वरिष्ठ ने परामर्श लिया जाता है। यानी कि जब भी कोई नया हमें जज नियुक्त करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आपके सीनियर जजेज हैं उनसे क्या है, कंसल्ट किया जाता है, उनसे परामर्श लिया जाता है। और इस संबंध में क्या है, समय सीमा निश्चित नहीं है। यानी कि अगर हमें कंसल्ट करना है कि भाई हमें इनकी भर्ती करनी है या नहीं करनी है तो कैसे करनी है, इसकी पूछताछ के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। हाँ, लेकिन भर्ती की समय सीमा निश्चित होती है कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम आपके फॉर्म फिल होंगे और उसके बाद इतनी तारीख को एग्जाम होगा और इस तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, वो समय सीमा यहाँ पर निर्धारित होती है। तो इसमें परामर्श लेने की इस प्रोसेस पूरी करने की आवश्यकता हो और सरकार या कमीशन ने इस विषय में समय समय पर निश्चित करने की समय सीमा निश्चित करने की क्या कही है, सिफारिश की है। ठीक है, कि जो भी हमारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उसमें सबसे पहले हमें राष्ट्रपति और जो भी उसके जितने भी पुराने सीनियर, जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सीनियर जजेज हैं उनसे क्या हमें कंसल्ट करना पड़ेगा और जो भी भर्ती की प्रोसेस है उसका एक समय निश्चित करना पड़ेगा कि भाई 1 साल के अंदर अंदर हमें इतने जजेज की भर्ती करनी है। ठीक है, तो ये बात है आपके सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट है आपका क्षेत्रीय परिषदों संबंधी सिफारिशें। देश में नए राज्यों के गठन की बार बार मांग की जाती रही है। नए राज्यों के गठन की मांग को देखते हुए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, लेकिन सरकारिया आयोग ने इस समस्या के समाधान के लिए 5 क्षेत्रीय परिषदों के गठन की सिफारिश की तथा प्रत्येक परिषद के लिए एक सचिवालय के गठन की भी बात कही। इस आयोग ने इन परिषदों को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए इनकी बैठकों की गृह मंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री द्वारा बारी बारी से अध्यक्षता करने की सिफारिश की, क्योंकि राज्यों की सिफारिशों के बारे में गृह मंत्री की तुलना में मुख्यमंत्री अधिक जानकारी रखते हैं। अब देखो भाई, केंद्रीय परिषद संबंधी सिफारिशें कि बार बार क्या है कि नया नया स्टेट बनाओ, ये मुद्दे उठते रहते हैं। ठीक है, जैसे हाल ही में जो रिसेंटली हमारा जो बना था वो शायद तेलंगाना अलग हुआ था। ठीक है, तो देश में क्या है, हर समय नए नए स्टेट बनाने की बात बार बार उठती रहती है। ठीक है, तो नए स्टेट के गठन की मांग को देखते हुए 1956 में स्टेट रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि स्टेट पुनर्गठन कमीशन की स्थापना की गई, लेकिन सरकारिया आयोग ने इस समस्या के समाधान के लिए, ठीक है, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन स्टेट रिकॉन्स्टिट्यूशंस की स्थापना की गई, कमीशन की स्थापना की गई, जिसमें ये बोला गया कि जो सरकारिया कमीशन था उसने समस्या के समाधान के लिए 5 क्षेत्रीय परिषदों के गठन की सिफारिश की और प्रत्येक परिषद के लिए एक सचिवालय के गठन की भी बात कही। यानी कि इस बीच भी जो स्टेट की मांगे उठ रही थी अलग स्टेट बनाने की, तो वहां भी सरकारिया कमीशन ने अपने सुझाव दिए कि हमें क्या करना चाहिए कि जो समस्या आ गई हमारे सामने, लोग दूसरे राज्य की मांग कर रहे हैं, तो हमें क्या है 5 रीजनल काउंसिल्स की गठन कर देना चाहिए। और ये जो काउंसिल्स हैं ये क्या करेंगी, महत्वपूर्ण बनाने की बैठक को गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री द्वारा बार बार अध्यक्षता करने की सिफारिश की। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जो काउंसिल्स है उसके नीचे क्या है, एक कोर्ट की भी स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, कोर्ट की स्थापना करनी चाहिए। और इस कमीशन ने जितने भी परिषद थे इनको अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए ये बोला कि टाइम टू टाइम क्या है, इनकी मीटिंग्स भी होती रहनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि राज्य की सिफारिशों के बारे में होम मिनिस्टर की तुलना में मुख्यमंत्री अधिक जानकारी रखते हैं। यानी कि इन्होंने ये बोला कि जितनी भी सिफारिशें होम मिनिस्टर कम जानकारी रखेगा जितनी जानकारी की एक स्टेट के पीएम को होगी स्टेट की। ठीक है, तो इसने राज्य परिषद संबंधी सिफारिशें की। ये किसने की थी, सरकारिया कमीशन ने की थी कि हमें क्या है, जो बढ़ती बार बार नए राज्य बनाने की मांग उठ रही है उनके उसको मद्देनजर रखते हुए 1956 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। और इसने क्या है, जो सरकारिया कमीशन था उसने सिफारिशें की कि हमें नया राज्य बनाने की बजाय क्षेत्रीय काउंसिल्स की स्थापना कर देनी चाहिए और ये काउंसिल्स उसका के लिए महत्वपूर्ण बनेगी और जितनी भी बैठकें होंगी टाइम टू टाइम उनको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, ये बात इसमें आई। थर्ड है आपका प्लानिंग, फोर्थ है आपका प्लानिंग कमीशन।
योजना आयोग। सरकारी आयोग ने योजना आयोग को स्वायत्त संस्था बनाने का विरोध किया है। आयोग ने ये सिफारिश की कि ऐसी विधि निश्चित की जानी चाहिए जिसके द्वारा नियोजन की संपूर्ण प्रक्रिया के भिन्न भिन्न पड़ावों पर राज्य सरकारों का परामर्श लिया जाए। सरकारी आयोग ने ये भी सिफारिश की कि वार्षिक या वर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने से पूर्व योजना आयोग को राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों को उचित महत्व देना चाहिए। अब इसने बोला, जो सरकारी आयोग था उसने ये बोला कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसको क्या है, हमें ऑटोनोमस बॉडी नहीं बनाना चाहिए। सरकारिया कमीशन यानी कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी का मतलब ये हो गया कि वह अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है, उसको गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशंस को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। ये होती है ऑटोनोमस बॉडी जो अपना सारा काम खुद चलाती है, ठीक है, उसको बार बार गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो सरकारिया कमीशन ने क्या है, इसका विरोध किया और बोला कि हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग कमीशन की संपूर्ण जो प्रोसेस है उसको अलग अलग पड़ाव में उसको स्टेट गवर्नमेंट से क्या लेना चाहिए, सुझाव लेने चाहिए, परामर्श लेना चाहिए। और जब भी क्या है, कोई भी प्लान है बनाना, उसको अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकार से प्राप्त सुझाव को उचित महत्व देना चाहिए। इन्होंने ये बोला है प्लानिंग कमीशन के लिए, ठीक है, कि प्लानिंग कमीशन को कोई भी काम करने से पहले राज्य सरकार से परमिशन लेनी चाहिए। और दूसरा क्या है आपका, कोई भी प्लान शुरू करने से पहले एक बार राज्य सरकारों से प्राप्त सुझाव पर भी उचित ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग आयोग के बारे में ये यहाँ पर बताया गया है। आगे है नेक्स्ट राष्ट्रीय है विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है। इस उद्देश्य को देखते हुए सरकारी आयोग ने सिफारिश की कि यदि राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर इसका नाम राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रख दिया जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। इस परिषद की बैठक एक साल में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। अब देखो भाई, सरकारिया आयोग ने और क्या सुझाव दिया कि हमें राष्ट्रीय विकास परिषद की भी स्थापना करनी चाहिए। और इसके और बोला कि राष्ट्रीय विकास इसका मेन उद्देश्य रहेगा और इसके लिए इसको समय समय पर साल में कम से कम 2 बार यानी कि हर 6 महीने में बैठक करनी चाहिए। नेक्स्ट वन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। सरकारी आयोग का विचार है कि केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग तर्क संगत एवं न्याय संगत होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने यह भी सिफारिश की कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के पूर्व राज्य सरकार को चेतावनी दी जानी चाहिए और राज्य सरकार स्थिति में कोई सुधार नहीं करती तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। ठीक है भाई। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जो सरकारिया कमीशन था उसका विचार था कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो आर्टिकल 357 है उसका प्रयोग न्याय संगत होना चाहिए, यानी कि उसका कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कमीशन ने ये भी बोला कि जिस जिस भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू होता है उसके पूर्व सरकार को चेतावनी दी जानी चाहिए, यानी कि सरकार को पहले ही बता देना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लागू होने वाला है, ठीक है, ताकि राज्य सरकार स्थिति में कोई सुधार नहीं करती है तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। ये राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, जब वर्तमान में जो वहाँ पर हमारी जो सरकार होती है वह हमारी दशा को सुधारने की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश इसने की है। और लास्ट में ये बोला गया है कि उपयुक्त अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकारिया कमीशन ने केंद्र व स्टेट के संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। यदि कमीशन इन सुझाव को इम्प्लीमेंट कर देता है तो केंद्रीय राज्य संबंध में पाए जाने वाले तनाव को बहुत सीमा तक कम भी किया जा सकता है। तो ये था आपका सरकारिया आयोग के मेन सुझाव, ठीक है। किससे रिलेटेड थे ये सुझाव, जो आपने अभी पहले क्वेश्चन पढ़ा था, वित्त का वितरण किस प्रकार करते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनकम के स्रोत है उसको किस प्रकार डिवाइड करते हैं, उसके ऊपर थे ये सरकारिया आयोग के सुझाव। आगे मेरे ख्याल में इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।
शॉर्ट्स पे आ जाओ आप। ये हो गए हैं आपके केंद्र व राज्य वित्त की न्यायिक और 3 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, ठीक है। बाकी के 3 नेक्स्ट करेंगे, कल कर लेंगे। अभी शॉर्ट क्वेश्चन भी साथ साथ करते हैं हम, 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन। आरती कितने हो गए थे बेटे? 5? मैम स्टार्टिंग के, यस मैम, स्टार्टिंग के 5 हो गए थे। 6th वाला देखो, उच्च न्यायालय की 2 शक्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो हाई कोर्ट है उसकी क्या क्या पावर है। एक तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है हर एक राज्य के लिए हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, ठीक है। परंतु संसद को यह अधिकार है कि वह एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है, ठीक है। यानी कि संसद के पास ये भी अधिकार है। संविधान में तो ये बोला कि हर राज्य के लिए क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन हमारी संसद ये भी कह सकती है कि भाई 2 या 3 स्टेट का क्या है, एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। जैसे आपका हमारा पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में है, ठीक है। तो इसकी क्या क्या पावर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें बताना है। नंबर फर्स्ट, उच्च न्यायालय में सीधे मुकदमे किए जा सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, कुछ ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर हम सीधे हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करवा सकते हैं। चुनाव संबंधी विवाद वो सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। क्या क्या 2 पावर थी भाई इसके पास? कुछ विषयों को उच्च न्यायालय में सीधे मुकदमे किए जा सकते हैं, और दूसरा चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद हो जाता है तो उसको सीधे उच्च न्यायालय में उस मामले को लेकर आया जा सकता है। तो ये थी 2 पावर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, विधायिका का क्या अर्थ है? विधायिका क्या होती है? उसको संसद के रूप में प्रयुक्त किया गया है। विधायिका लैटिन शब्द लेक्स से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ होता है विधि के द्वारा विधिक शासन। यानी कि विधायिका लैटिन शब्द लेक्स से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है विधि के द्वारा शासन। विधायिका सरकार की उत्कृष्ट योजना की विधि निर्माण संकाय थी। यानी कि न्याय से विधि क्या है, यहाँ पर कानून से संबंधित एक पार्ट था, ठीक है। विधायिका आज कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए जिन महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करती हैं उनमें से एक कार्य यही है कि हस्तक्षेप प्रक्रिया में विविध विधायी समितियां और नए नए प्रतिष्ठान सामने आए हैं। देखो भाई, विधायिका क्या होती है? विधायिका संसद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विधायिका लैटिन भाषा लेक्स से डिराइव हुआ है, निकल के आया है। और विधायी का मतलब यहाँ पर विधायिका का मतलब है कि विधि निर्माण संकाय, यानी कि विधि यानी कि आपका क्या है, कानून से रिलेटेड, कानून निर्माण से रिलेटेड एक क्या है यहाँ पर, ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। जो जो हमारी कार्यपालिका है उसके ऊपर कंट्रोल रखने का काम करती है। एक कार्य ये है कि हस्तक्षेप प्रक्रिया में विविध विधायी समितियां और नए नए प्रतिष्ठान सामने, यानी कि ये क्या है, जो आपकी विधायिका है यह आपके काम में भी क्या है, हस्तक्षेप कर सकती है। ये 2 काम इसके बताए हैं, एक तो कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल रखना, और दूसरा हस्तक्षेप की जो प्रोसेस है उसको अलग अलग विधियों समिति और नए नए प्रतिष्ठान सामने आए हैं, ये बताया। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, विधायिका के 2 प्रमुख कार्यों का परिचय दीजिए। विधायिका क्या है? सबसे पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा विधायिका क्या होती है, जो कानून निर्माण करने का एक अलग डिपार्टमेंट बताया है, इसने संकाय बताई है। इसके 2 काम क्या क्या है भाई? एक तो सबसे पहला काम है कानून बनाना, ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार नए कानूनों का निर्माण करती है और पुराने कानूनों में संशोधन कर सकती है। विधायिका का दूसरा कार्य कार्यपालिका पर कंट्रोल करना है, ताकि वह मनमानी करने से उसको रोका जा सके। तो विधायिका के 2 काम हैं, कानून का निर्माण करना और दूसरा कार्यपालिका के कार्य, जो कार्यपालिका है उसके कार्यों पर कंट्रोल करना। उसके बाद आती है हमारी लोकसभा का संस्कृत परिचय दीजिए। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, जनता द्वारा सीधे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव इसके सदस्य होते हैं। सदस्यों में से एक का चुनाव स्पीकर के रूप में किया जाता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। लोकसभा के पास विधायी, वित्तीय, कार्यपालिका संबंधी और न्यायिक शक्तियां हैं। अब देखो भाई, लोकसभा क्या है, हमारे संसद का निचला सदन होता है। जनता द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है वो इसका मेंबर बन जाता है, ठीक है।
और इन्हीं सदस्यों में से किसी एक को क्या है, हमारी लोकसभा का क्या माना जाता है, स्पीकर माना जाता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष भी बोलते हैं। और अधिकतम संख्या 552 की गई है और इनके पास जितनी भी न्याय से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड और जितनी भी कार्य प्रणाली संबंधित और न्यायिक शक्तियां सभी इसके पास विद्यमान होती हैं। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें, ये सारी पावर इसके हाथ में है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन और करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अब थी लोकसभा, अब आती है राज्यसभा। ये क्या है हमारी राज्यसभा, भारतीय संसद का ऊपरी सदन होता है। ठीक है, ये लोकसभा से ऊपर होती है। यह सदन भारतीय संघ की इकाई राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में राज्य तथा संघीय क्षेत्रों को राज्यसभा में उनकी, सबसे पहले तो क्या है, ये हमारे भारतीय संसद का सबसे ऊपरी सदन है। यह सदन भारतीय संघ की जितनी भी इकाइयां हैं या जितने भी हमारे स्टेट और सेंट्रल एरिया का रिप्रेजेंटेटिव करती है। भारत में राज्य और सेंट्रल क्षेत्र की राज्यसभा में उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। ये सही बोला भाई, हमारे राज्यसभा के भी यहाँ पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, तो लोगों द्वारा जो चुना जाता है, यानी कि, और ये जनसंख्या के आधार पर सीट दी जाती है। राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। ऐसे ही सभा के पास विधायी, कार्यपालिका संबंधी, वित्तीय और न्याय संबंधी अनेक शक्तियां होती है। जैसे आपकी लोकसभा में थी, वैसे ही राज्यसभा में भी होती है। ठीक है, राज्यसभा की जो मीटिंग होती है वो पीएम के साथ होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है। और लोकसभा की जो मीटिंग होती है वो उसमें कौन होता है, सीएम होता है। ठीक है, तो इसलिए लोकसभा निचले स्तर की होती है और राज्यसभा क्या होती है, आपके ऊपरी स्तर की होती है। ठीक है, तो आज के ये जो भी आपसे क्वेश्चन कराए हैं, समझ में आ गए हैं सभी को? यस मैम।